अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी खेलों के हवाले से बहुत सी खबरें मंजर आम पर आई हैं। अगर उनमें बात करें पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर के हवाले से, तो उमर अकमल की केस का फैसला सुना दिया गया है, जो काफ़ी दिनों से महफूज रखा गया था। और उस केस के फैसले में उमर अकमल की सज़ा को कम किया गया है, जो कि पहले भी ये बातें की जा रही थी। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डोमेस्टिक के हवाले से जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उनको सामने लाने की दावत दी है, उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी की बात की है। और देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी में कौन कौन से साबिक क्रिकेटर्स हिस्सा लेते हैं। इसका एक डिकोरम बनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जो कि एक अच्छा इकदाम मैं समझता हूँ कि है। और फिर होल्डर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ख़बरदार भी किया है। क्या उन्होंने कहा है ये भी आज आपको शो के हवाले से बताएंगे, शो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ, टॉप स्टोरीज़ आपने देखी और शो का आगाज़ उमर अकमल के हवाले से करेंगे। उमर अकमल के जो केस का फैसला आज आया है, जिसमें उनकी सज़ा 3 साल से 1.5 साल कर दी गई है। कहा जा रहा है कि पहले जब उनका केस ये अदालत में गया था तो उसी वक्त ये बातें होने लगी थी कि अब उमर अकमल की सज़ा 1 साल हो जाएगी, लेकिन 1.5 साल उसको किया गया है। और उमर अकमल का उस पर क्या मौक़िफ़ है वो भी आपने देखा कि वो अपनी सज़ा से मुतमईन नहीं है। तो आज इसी शो में हमारे साथ हमें इस टॉपिक पर पूरे शो में बात करने के लिए ज्वाइन किया है कि स्पोर्ट्स पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, तज्ज़िये उनके पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। भारत की अगर बात करें, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नसीम राजपूत साहब के। नसीम साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू मोहसिन। जी नसीम साहब, यही उमर अकमल के हवाले से कहा ही जा रहा है कि वो अपनी सज़ा से मुतमईन नहीं है, जो 1.5 साल अब उनकी कर दी गई है 3 साल से। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जिस तरीके के पहले रिज़ल्ट मोहसिन आते रहे इसी केस में, उस लिहाज से अगर उमर अकमल ये बात कह रहे हैं कि वो मुतमईन नहीं है तो फिर गलत भी नहीं है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि जिस तरीके के रिज़ल्ट सामने आए, किसी को इसी सज़ा की वजह से 6 माह की सज़ा दी गई, किसी को 3 महीने की भी दी गई। तो ये 3 साल की सज़ा जिस वक्त दी गई थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर उमर अकमल मुतमईन नहीं है तो कहीं ना कहीं आज जो जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर थे, उन्होंने भी जो रिज़ल्ट आज सुनाया उसमें जो तफसीली फ़ैसला उनका आया था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जारी किया, उनके मुताबिक 2 मुख्तलिफ मौक़े पर 2 मुख्तलिफ अफराद के साथ उमर अकमल की मुलाकातें मशकूक करार दी गईं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिन्होंने दरख्वास्त दी है, यानी उमर अकमल ने, वो ख़ुद भी कबूल कर चुके हैं कि उनसे ये गलती सरजद हुई है। तो फिर इल्ज़ाम में तो कोई गुंजाइश रहती नहीं है। इसका मकसद है कि हर चीज़ में सदाकत है। इसके साथ साथ फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब ने अपने जो रिमार्क्स दिए उसमें एक बात ये भी कही कि उमर अकमल अपने मौक़िफ़ पर कायम नहीं रहे। उमर अकमल के मौक़िफ़ में कई जगह पे तज़ाद पाया गया। जब इतनी सारी चीज़ें थी तो फिर अगर उमर अकमल मुतमईन नहीं है तो बहुत सारे लोग मुतमईन नहीं होंगे कि फिर सज़ा क्यों कम की गई, फिर 3 साल से 18 माह क्यों कर दी गई। सवाल जहन में इसीलिए आता है कि अगर उनके मौक़िफ़ में भी तज़ाद है, वो अपने बयान पर भी कायम नहीं है, तो फिर सज़ा क्यों कम की गई। फिर फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब ने ये बात भी कही कि हमदर्दाना रवैया इख्तियार करते हुए उन्होंने सज़ा 18 माह कर दी। तो हमदर्दी किस बात की? एक जानिब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्रिमिनल एक्ट लेके जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पास, जो पैटर्न इन चीफ़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो फिर दूसरी जानिब अगर कोई खिलाड़ी इस सिलसिले में मुलव्विस पाया गया है तो फिर सज़ा में कमी क्यों? कहीं ना कहीं तो फिर पैगाम देते हैं। ऐसा लगता है मोहसिन, सिर्फ यही कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सामने नहीं लाया ना। 27 अप्रैल को जब जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान साहब ने 3 साल की पाबंदी आयद की थी, जो उस वक्त डिसिप्लिनरी पैनल के सरबराह थे, उस वक्त भी उन्होंने जो है वो मौक़िफ़ यही इख्तियार किया था कि जी उमर अकमल जो है वो अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर सके, जो उनसे पूछा जा रहा था वो नहीं बता रहे थे। हमारे यहाँ पर बहुत चीज़ें हम देख चुके हैं। आज मुझे भी 25 साल हो गए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता रहते हुए, और बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे दौर देखे हैं, बहुत सारे लोगों पर इल्ज़ाम लगते हुए देखे हैं, बहुत सारे लोगों को इल्ज़ाम लगने के बावजूद खेलते हुए भी देखा है, बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियाँ करते हुए देखा है। तो हमारी क्रिकेट में जितनी चीज़ें सामने आई हैं, या हम एक दूसरे के ऊपर जिस अंदाज से उछालते रहें
ऐसा किसी और दुनिया में दिखाई नहीं देता। आप कहीं भी जाके देख लें, बहुत सारे ममालिक के क्रिकेटर्स जो है वो फंस चुके हैं, लेकिन कौन बात करता हुआ दिखाई देता है। हमारे यहाँ पर ये सिलसिला अब भी जारी रहता है। तो फिर मैं एक बात कहता हूँ कि जब मलिक मोहम्मद क़य्यूम साहब ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो उस वक्त उन्होंने बात की थी कि मैं वसीम अकरम का फ़ैन हूँ और इस वजह से मैंने थोड़ा सा लीनियंट जो है वो वसीम अकरम के साथ बर्ताव किया। भाई आपने लीनियंट बर्ताव क्यों किया? ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के सबसे बड़े खेल की बात है। उस खेल की बात है कि जो खैबर से लेकर चमन तक पूरी कौम को एक लड़ी में पिरो देता है। आप उस खेल के लिए कैसे, अगर कि मुझे एक चीज़ पसंद है, भाई मेरी पसंद तो फिर साइड में चली जाती है। जब मलिक मोहम्मद क़य्यूम साहब की इंक्वायरी कमीशन में ये वाली बात ऑन पेपर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहीं वर्बली गुफ्तगू करते हुए कहीं मेरे से भी गुफ्तगू करते हुए कहीं, ये नकी गवाह आपके जो प्रोड्यूसर हैं, उस वक्त मेरे प्रोड्यूसर हुआ करते थे जिस वक्त मलिक मोहम्मद क़य्यूम साहब हमारे साथ शो का हिस्सा बने थे। और उस वक्त उन्होंने, मैंने कहा कि आपने ये बात भी लिखी अपने फैसले में, तो उन्होंने कहा हाँ ये मुझसे गलती हो गई। कहने का मकसद यह है कि फिर अगर वो कह रहे हैं कि उमर अकमल अपने मौक़िफ़ पे कायम नहीं रहे, उमर अकमल की बात में जो है ना वो इतनी वज़न नहीं था, इसके बावजूद हमदर्दी किस बात की? मेरी अपनी ज़ाती राय है, फिर हमदर्दी नहीं होनी चाहिए थी। और उमर अकमल अपनी जगह पे सही है। आप बिल्कुल ये बात सही है कि हमदर्दी की जो आप बात कर रहे हैं उस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ के ज़ीरो और टॉलरेंस पॉलिसी होगी अगर कोई फिक्सिंग एक्ट में खिलाड़ी पकड़ा जाएगा। इस पर भी आपसे बात करूँगा, लेकिन आज उमर अकमल ने मीडिया से क्या बात की वो पहले आपको सुनवाते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वकील्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरा केस लिया और 3 साल से 1.5 साल कर दी। और मैं जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुना मेरे वकीलों को और इंशाल्लाह ताला अभी डिसाइड करेंगे कि ये जो सज़ा हुई है इसको और कम करवाने की कोशिश करेंगे। आगे जाके अपील करने की अभी कोशिश करेंगे, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूँ। और इंशाल्लाह जो मेरे वकील और मेरी फैमिली मुझे एडवाइस करेगी उसको स्टेप लेके फिर मैं इंशाल्लाह अगला स्टेप लूँगा। देखें, आपको भी पता है माशाल्लाह आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी बहुत से प्लेयरों ने गलतियाँ की, उनको क्या सज़ा मिली और मुझे क्या सज़ा मिली है। मैं बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जी आपने सुना उमर अकमल ने क्या कहा। पहले तो इन्होंने वकील नहीं किया था, जब वकील किया लड़े, केस लड़े और उसके बाद जो इनके हक़ में फ़ैसला आया 1.5 साल की सज़ा, उस पर उन्होंने कहा कि मैं इससे खुश नहीं हूँ, इन्होंने भी और इनके भाई ने भी। लेकिन नसीम साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जानिब कहता है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और फिर 3 साल की सज़ा को 16 महीने कर दिया जाता है, 1.5 साल कर दिया जाता है। तो इससे क्या मैसेज फिर आगे जाएगा? एक तरफ आप क्रिमिनल एक्ट भी बना रहे हैं, पैटर्न चीफ वज़ीर आज़म के पास लेकर गए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये सज़ा दी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर मुकर्रर किया था जनाब जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोकर साहब को, और ये उनका फ़ैसला है। या उससे पहले फ़ज़ल मीरा चौहान साहब जो थे वो भी अगर मुकर्रर किए गए थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकर्रर ज़रूर करता है लेकिन डिसीशन फिर उनका काउंट करता है, क्योंकि 2 फ़रीक होते हैं, एक तो वो क्रिकेटर उमर अकमल, दूसरा फ़रीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होता है। तो ये आपस में केस लड़ रहे होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वकला और उमर अकमल की ये लड़ाई थी, तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना बड़ा रोल दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी उमर अकमल जो बात कर रहे हैं कि वो अपील करेंगे, तो अब वो कहाँ अपील करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वजह से कि अकॉर्डिंग टू दी लॉ उमर अकमल अपना तमाम जो हक है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब उमर अकमल के पास जो एक चीज़ बचती है वो बचती है लुज़ैन स्विट्ज़रलैंड खेलों की सालसी अदालत में। क्या उमर अकमल वहाँ जाएंगे? उमर अकमल इतने अखराजात करेंगे? क्योंकि उसके अखराजात हमने जितने देखे, माजी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या खिलाड़ियों ने जो है वो खेलों की सालसी अदालत से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सका। उमर अकमल अगर ये बात कर रहे हैं कि वो मुतमईन नहीं है और अपनी इस सज़ा के ख़िलाफ़ वो मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे। देखें, आपको याद होगा शर्जील खान पर जब सज़ा सुनाई गई थी 2.5 साल की, तो शर्जील खान एक बात पे कायम रहे थे कि वो किसी मैच फिक्सिंग में, स्पॉट फिक्सिंग में, किसी चीज़ में मुलव्विस नहीं रहे थे, और फिर उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू भी किया था। ये एक हक उमर अकमल के पास होगा कि वो अब यहाँ क्रिकेट बोर्ड का दरवाज़ा नहीं खटखटाएं, बल्कि अब मुल्क की आला अदालतों से जाके रुजू कर सकते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, वो केस चला ही नहीं था। मैं आपको बताऊँ, जब एक चीज़ सामने आ गई, एक चीज़ अब सुना दी गई। देखें,
जी। उमर अकमल की सज़ा 3 साल से 1.5 साल कर दी गई। मैं कह रहा हूँ ना, इतना इबाहम पाया जाता है कि अगर मैं कहता हूँ उमर अकमल सही है तो उमर अकमल भी सही दिखाई दे रहे हैं। भाई माजी में आपने क्यों सज़ा नहीं दी ऐसी? लेकिन अगर मैं देखता हूँ जज साहब का फैसला के जो लीनियंट हो गए, भाई अगर जज साहब जो है वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि उनके खिलाफ जो राब्तों के इल्ज़ाम थे उस पर कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अपील कुंदा के मौक़िफ़ में तज़ाद है और इसकी कोई साख नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ा जुमला है कि उनकी अपील की कोई साख नहीं है और उनके मौक़िफ़ में तज़ाद है। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा हमें। हम क्रिमिनल एक्ट बनाने की बात कर रहे थे मोहसिन, वो मेरी बात अधूरी रह गई। क्या हम वो बना पाएंगे? क्या हम उस पर अमल कर पाएंगे? देखें, जिन 2 शख्सियात से मिले थे उमर अकमल, जिनसे भी मिले थे, पकड़ा किसने था? किसी ने बाहर से आके पकड़ा था? आपका एंटी करप्शन यूनिट ही था ना। बिल्कुल। अब आप बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, हमारे लॉ में नहीं है, हमारे आइन में नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टेक होल्डर्स, क्रिकेटर्स, मैच ऑफिशल्स, क्यूरेटर, हम इनके ख़िलाफ़ ही एक्शन ले सकते हैं। हम नहीं ले सकते तो हम बुकीज़ के ख़िलाफ़ नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं ले सकते जो इन क्रिकेटर्स को तरगीब देते हैं। सही। तो भाई आपको पता तो चल गया था, आपसे कोई खबर नहीं छुपती। अगर आप संजीदा होते क्रिमिनल एक्ट में, देखें इकबाल मोहम्मद अली खान साहब चले गए थे कौमी असम्बली में तो इनको ख्याल आ गया कि जल्दी पहुंच जाओ इमरान खान साहब के पास, वरना ये इम्पोर्ट हुए हुए ऑफिशियल्स जो आए हुए हैं जो इस वक्त छुट्टियां मना रहे हैं बैठ के इंग्लैंड में, ये तमाम के तमाम। नसीम भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो क्रिमिनल एक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना रहे हैं, बन पाएगा या नहीं? लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन वहाज बात कर रहा हूँ, कराची। जी वहाज, कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज। सबसे पहले बहुत सलाम नसीम राजपूत साहब को। जी जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। मेरा आज के उमर अकमल के मौजूद के हवाले से बहुत सारे शक व शुबहात हैं कि इनके पीछे जो माफिया सरगर्म है, खासतौर पे स्पॉट फिक्सिंग का या मैच फिक्सिंग का या इवन जो बुकीज का, इसका दायरे कार फेवरेट जो करार दिया जाता है, मैंने जितना मेरी मालूमात के हिसाब से, वो इसका गढ़ लाहौर है। अच्छा। पाकिस्तान में अगर इसका देखा जाए तो गढ़ लाहौर है। मेरी जो नसीम भाई से और मोहसिन आपसे भी ये सवाल है कि एक लड़का खालिद लतीफ़ को लटका दिया इन्होंने। हसन एक लड़का था कराची का, क्या नाम था उसका, ओपनिंग शाजेब हसन। जी जी। उसको इन्होंने आज तक लटका दिया, वो भी लटका हुआ है। लाहौर का एक लड़का, उसको सजा दी जाती है, उसकी भी सजा वापस ले ली जाती है। सही। अकमल फैमिली के कामन अकमल साहब का कुछ दिनों पहले बयान पीसीबी के बगैर थोड़ा सा मुखालिफ ही चल रहा था, जो आपका शोएब अख्तर के हवाले से या और साबका क्रिकेटर के हवाले से, जो आपकी भी नजर में गुजरा होगा मोहसिन साहब। जी के मुझे उनको ट्वीट नहीं किया गया शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी की तरह। मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है कि ये जो हम लोग क्रिकेटर पे ये जो हम लोग पाबंदी लगा रहे हैं, आया हमने इसको, अगर इस बीमारी को, इस खेल से अगर निकालना है तो हम लोग, तो ये बहुत बड़ा माफिया है, इसमें शायद हमारे बहुत असर रसूख वाले लोग भी शामिल होंगे। नहीं ठीक है, मैं समझ गया वहाज, आपका सवाल बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया, लेकिन आपके सवाल का जवाब ब्रेक के बाद हासिल करेंगे। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ दौर इंग्लैंड पर, और सबसे पहले वहाज का सवाल लेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक इन जी स्पोर्ट्स। और उमर अकमल के हवाले से बातचीत चल रही है कि PSL 5 एडिशन से एक रोज़ कबल उन पर पाबंदी आयद की गई थी और वो मामला आज अपने इख्तिताम, अपनी मंजिल को पहुंचा कि 1.5 साल की सज़ा अब उनकी रह गई है 3 साल में। नसीम राजपूत साहब वहाज ने कॉल की थी ब्रेक से कबल और उन्होंने बात की थी कि जो खालिद लतीफ़ की अगर बात करें, शाहजेब हसन की बात करें, इनको तो लटका दिया गया है, लेकिन उमर अकमल वगैरह के साथ ये किस तरीके का सलूक हो रहा है?
देखिए वो जो सज़ाएं थी उस वक्त भी जो पैनल बना था बड़ा तगड़ा पैनल था, और जो सज़ाएं दी गई थी वो भी सबके सामने है। खालिद लतीफ़ आज कहीं भी नहीं है, शाहज़ेब आज कहीं भी नहीं है, शर्जील ने कम बैक किया, उनकी उम्र थोड़ी सी बाकी थी, तो उस वक्त बहुत सारी बातें हो रही थी। उस वक्त लोगों के जहन जिस जानिब जा रहे थे, हम भी प्रोग्राम किया करते थे, जैसे आपने बात की अभी वहाज साहब बात करके गए, तो उनकी बात में कहीं ना कहीं सदाकत भी है। इस लिहाज से सदाकत है कि उस वक्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा किसको हो रहा था। देखें, शर्जील सेट हो गए थे, वो तो तीनों फॉर्मेट में सेट हो गए थे उस वक्त सेट हो गए थे, तो खालिद लतीफ़ भी सेट हो गए थे, सरफराज कैप्टन जो है वो उस वक्त बन गए थे। तो फ़ायदा किसको हो रहा था अगर इन पर बैन लगता है? यार मैं इधर एक बात कहूँगा, मैं दो स्टेटमेंट आपको कोट करूँगा और हर चीज़ क्लियर हो जाएगी जी। एक स्टेटमेंट था, और ये दो वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में इस करप्शन की लड़ाई में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। राशिद लतीफ़ साहब का एक स्टेटमेंट आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकलता। उन्होंने बात कही थी कि अगर बातें निकलना शुरू हुई और एक्ट बनना शुरू हुए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े बड़े जो ओहदेदारान हैं ना, वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। यानी कि जी, ये बात उन्होंने कही थी। तो अब आप अंदाज़ा करें कि अगर लोग बात करते हैं कि एक सिस्टम के तहत जो है वो चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा जो है वो देने में कामयाब हो गए। एक आमिर सुहेल साहब का स्टेटमेंट था, वो भी मेरे दिमाग से नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि अगर गजेटेड बुकी है तो आप खेल सकते हैं, अगर गजेटेड बुकी नहीं है तो फिर आप नहीं खेल सकते। यानी दो ऐसी शख्सियात के जिन्होंने इस मैच फिक्सिंग के ख़ात्मे में कहीं ना कहीं आवाज़ ज़रूर बुलंद की थी, और काफ़ी आवाज़ बुलंद की थी, वो अगर ये बात कर रहे हों तो ज़रा आप अंदाज़ा करें। मेरे ख्याल में जवाब मिल गया होगा बहुत हद तक जो आपके कॉलर थे उनको, कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इतनी आसानी से दूर नहीं हो सकती हैं। और फिर क्रिमिनल एक्ट कैसा, आप बताएं तो सही ना यार, किस तरीके से आप 10 साल कैद, 10 करोड़ रुपए जुर्माना और ये वाली सज़ाएं आप करेंगे। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और लगते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूँ। देखें, अभी हाल ही में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की एग्जाम्पल ले लें। उनके मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया कि वर्ल्ड कप 2011 का फ़ाइनल जो है वो फिक्स था। उसके बाद तमाम इंक्वायरी के अंदर वो सारे लोग क्लियर हो गए। जो उन्होंने लॉ बनाया, जो हम अभी क्रिमिनल एक्ट लेके गए, ये ऑस्ट्रेलिया बना चुका है, श्रीलंका बना चुका है, और हमने जो अब क्रिमिनल एक्ट के अंदर मेरे ख्याल पता नहीं कितने सारे सफ़े तो श्रीलंका के ही जोड़ दिए थे, जो हम इमरान खान साहब के पास लेके गए थे, एहसान मानी साहब। भाई उस लॉ, उस जो एक्ट बना था उसमें तो ये था कि अगर आपने गलत इल्ज़ाम लगाया तो उस सूरत में आपके खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होगी। तो फिर वो क्रिमिनल एक्ट कहाँ चला गया जो श्रीलंका में बना था? उस मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब तमाम के तमाम प्लेयर्स क्लियर हो गए और क्लीन चिट दे दी गई थी फाइनल को? तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहने का मकसद है कि ये एक एंटरटेनमेंट है। मैं आपको बताऊं, ये देखें, इसमें आपका भी रोज़गार वाबस्ता है, मेरा भी रोज़गार वाबस्ता है। अब ये खेल अब एक एंटरटेनमेंट का दर्जा ज़्यादा हासिल कर चुका है, और जितने स्टेक्स अब दिखाई देते हैं, आप एक चीज़ देखें तो सही, जब PSL पहली मरतबा टीम बिकी थी, पहली 5 टीमें बिकी थी, उनमें महंगी तरीन टीम थी वो कराची किंग्स थी, जिसकी मालियत थी 26 करोड़ रुपए। 24 करोड़ रुपए जो है वो लाहौर कलंदर्स की मालियत थी। सिवाय कोयटा ग्लैडिएटर्स के जिनके पास उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनके इश्तिहार, उनके स्पॉन्सर्स भी आते चले गए, वो कहीं ना कहीं शायद अभी ब्रेक इवन पे नहीं आए अगर 4 साल के खराजात देखें तो। बाकी तमाम फ्रेंचाइजर्स परेशान दिखाई देती हैं। कल भी उनकी मीटिंग कैंसिल हो गई। आपके इतने बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनकी तो तस्वीरें लगा देनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे मैं बात करता हूँ। मैं बात ये कर रहा था, हम जरा इस वाली बात को वाज ने एक और सवाल किया था नसीम भाई कि जो फिक्सिंग का गढ़ है पाकिस्तान में अगर बात करें तो वो लाहौर में, वो कह रहे हैं कि उनके इत्तलात के मुताबिक। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं इस बात पे तो मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा। देखें, इंडिया के बारे में कहते रहे, इंडिया, दुबई, साउथ अफ्रीका, ये बातें तो हमने सुनी है। देखिए, लोग हर जगह पे होंगे, इसमें कोई शुबा नहीं है। सरफराज नवाज साहब ने कई मरतबा हवाले दिए हैं कि कब आते थे सलीम मलिक, किन से आके मुलाकात किया करते थे। उन्होंने तो सबके नाम लिए हैं। सलीम मलिक का आपने नाम लिया, उमर अकमल का हमने तो देखा केस 1.5 साल उनकी सजा हो गई। सलीम मलिक के केस को कहाँ देखते हैं? क्या आ जाएंगे वो बोर्ड में या PSL में? देखिए, सलीम मलिक साहब के लिए एक सिंपल फार्मूला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है कि जो बयान उन्होंने दिया था
आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हवाले से बस उसकी वजाहत कर दें, वो सलीम मलिक नहीं कर रहे। सलीम मलिक ने जब एक चीज़ को एडमिट कर लिया था तो अब उसकी वजाहत कर दें, वो वजाहत करने की पोजीशन में नहीं है। यार ये गेम बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपको बताऊं, मैंने दोहा में पूरी हेयरिंग कवर की थी। मैं पाकिस्तान के सिर्फ उन 2 जर्नलिस्ट में था कि जिन्हें ये कवर करने का मौका मिला था। एक उस्मान सलाउद्दीन है जो अब इमारात में रहते हैं, एक मैं था। अच्छा। तीसरा पाकिस्तान का जर्नलिस्ट नहीं था, वहाँ CNN, BBC, अल जजीरा, रॉयटर्स, ये सब लाइन लगा के खड़े हुए थे जो हमने रिपोर्टिंग की थी। अच्छा। समीउल हसन बरनी साहब वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से वहाँ पे मौजूद थे और वो तमाम चीज़ों को देख रहे थे उस वक्त। मैं आपको बताऊं कि मैंने इन तीनों को जो है वो अगर वो मैंने वो जो जिस मैच के अंदर लॉर्ड्स में इन लोगों ने गेंदें की थी वो मैच भी मुझे याद है। और उसके बाद मैंने इन तीनों को देखा था कि ये एक दूसरे से सलाम दुआ भी नहीं करते थे। आमिर तो उसी होटल में ठहरे हुए थे कि जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था। जी जी। यकीन माने ये सलाम दुआ भी नहीं करते थे। ये इतनी दूर से एक दूसरे को देख के जाते थे कि पता भी नहीं होता था। असल में ये गेम ही ऐसा है। इस गेम के अंदर जो है ना वो फिर दोस्ती भाईचारा सब ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे फिर अपने देखिए ना, उमर अकमल ये भी एडमिट कर रहे हैं, उमर अकमल ना नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें दिखा चुका है कि भाई आपकी मुलाकात हुई है। लेकिन उमर अकमल किन से मिले, क्यों मिले, वो लोग हैं कौन, कितने तगड़े, इन सवालात का जवाब लिया। इन सवालात का जवाब हम अजल से ये बात कर रहे हैं। आज आप क्रिमिनल एक्ट लेके गए, आज क्रिमिनल एक्ट में ये बात करते हुए दिखाई दे रहे होते। सुनिए मोहसिन, वो भी ये बात उठाते हैं कि प्लेयर्स के अलावा जो उनके पीछे की जड़ें उनको भी पकड़ना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जुनैर बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच जी, मेरी कॉल आज ली दोबारा। नसीम राजपूत को मेरा बहुत सलाम, हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं। जी जी, वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जुबैर साहब। पुराना हमारी बड़ी डिबेट भी हुई है, काफ़ी होती थी यंगस्टर की डेवलपमेंट में। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने उनसे 2 से 3 दफ़ा पहले भी डिस्कशन किया। मैं इस से चाहता हूँ कि ये मैच्योरिटी लेवल हमारे यंगस्टर्स में क्यों नहीं आती। नसीम साहब, आपको क्या लगता है, क्या कोई डोमेस्टिक का फुकदान है, लोगों को सही ग्रूमिंग नहीं हो रही? क्या आपको लगता है कि ये जो लड़के हैं ये एक छोटी सक्सेस के पीछे हैं, कोई लॉन्ग टर्म विजन इनको नहीं दिया जा रहा, या इनकी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत ऐसे बैकग्राउंड से है जो बहुत मुतवस्सित तबके के होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये इस किस्म की चीज़ों में मुलविस हो जाते हैं? तो आपको क्या लगता है कि ये मैच्योरिटी लड़कों में कब डेवलप होगी, कब वो एक लॉन्ग टर्म देखेंगे? मतलब जो रूट जैसे लोग कप्तान बन जाते हैं, एलिस्टर कुक लोग जैसे कप्तान बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कब पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल करने का। नसीम साहब, मैच्योरिटी लेवल की बात कर रहे थे, जुनैर के मैच्योरिटी लेवल कब बढ़ेगा हमारे क्रिकेटर्स का? जुबैर, सिस्टम का फॉल्ट है और कुछ भी नहीं है। हमारे सिस्टम में जब तक टांगे खींचना बंद नहीं होगा, जब तक यही सूरत हाल रहेगी। देखें, आपके सामने एक एग्जाम्पल नहीं है, पता नहीं कितनी एग्जाम्पल है। जिस वक्त मिसबाउल हक और वकार यूनुस नहीं थे, मिकी आर्थर काम कर रहे थे, उनके साथ अज़हर महमूद काम कर रहे थे, सरफराज लीड कर रहे थे टीम को। ठीक है, उनकी बहुत गलतियां थी, खुद खेलने क्यों नहीं आ रहे थे। आपको आके जो है पता है कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर आपको खुद भी परफॉर्म करना होगा। आप कप्तान हो तो सिर्फ कप्तान नहीं रह सकते हो भाई, आपने भी आके खेलना है। लेकिन टीम को नंबर 1 बना के रखा हुआ था। आज जो टीम आपके चौथे नंबर पे पहुंच गई है, दुनिया का कोई मुल्क ऐसे कप्तान को चेंज नहीं करता। आप एक एग्जाम्पल मुझे दे दें पूरी दुनिया में कि किसी कप्तान ने के दौर में कई 1 साल से नहीं, 1.5 साल से 2 साल से टीम नंबर 1 चली आ रही हो और आप कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ था, प्लेयर्स आ रहे थे, मार्जिन से पाकिस्तान को नंबर 1 रखा हो। हम टांगे खींचने के आदी हैं। देखिए, मैं अब एक मेरे इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी, मैं ऐसी बात हो रही थी, उसने कहा आप बाबर आजम को कंपेयर करते। मैं कहा हम तो नहीं करते, ये दुनिया कर रही होती है, पता नहीं कौन कर रहा होता है। उसने कहा, फिर उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने कहा नसीम भाई, आपके ख्याल में बाबर आजम क्या इतने बड़े प्लेयर बन जाएंगे जितने वो बड़े हैं, इतने रिकॉर्ड कायम कर लेंगे? क्योंकि आपका सिस्टम ऐसा है कि जो टांगे खींचना शुरू कर देता है। और आज भी अजहरुद्दीन ने इस हवाले से बात की है, मवाज़ने के हवाले से, जो बाबर आजम और विराट कोहली के हवाले से दुनिया। जी, अजहरुद्दीन ने बिल्कुल सही बात की, अजहरुद्दीन ने बिल्कुल सही बात की कि वही प्रेशर हमें होता है। देखें, हम ग्राउंड में अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे हैं,
दूसरा प्लेयर आके अपनी टीम को जिताने के लिए खेल रहा है, दोनों में बड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन फिर उनके पास कॉन्फिडेंस भी है ना, हमारे पास तो कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे प्लेयर्स की बात कि एक मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो दूसरे में बाहर बैठ जाएंगे। मोहसिन, 40 गेंदों पर मैं 40 रन स्कोर कर रहा हूं, चाहे कंडीशन कैसी भी है, मुझे अपने 40 रन से गर्ज है। बिल्कुल। लेकिन टीम की रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे वो 40 रन स्कोर करने थे 25 से 30 गेंदों पर। लेकिन चूंकि मैं खुद इनसिक्योर हूं, मेरी जगह बचेगी या नहीं बचेगी, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान टीम सफ़र कर रही है। फिर वो जो लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल ग्राउंड में जाने के बाद होता है, जो इंडिया और हमारे में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। ये हमारा सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। जब हम टांगे खींचना छोड़ देंगे, जब हम बेहतर हो जाएंगे। जी मोहसिन। जी ऐसा ही है, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारे प्लेयर्स लीग में क्यों अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। और कौमी टीम में जब आते हैं तो प्रेशर होता है कि मैच में परफॉर्म नहीं किया, एक मैच में परफॉर्म नहीं किया तो अगले मैच में बाहर होंगे, अगली सीरीज़ में बाहर होंगे। ऐसी मिसाल जुनैद खान के हवाले से है कि 2019 में वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद अब तक उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। पसंद ना पसंद, मेरी पसंद क्या है, मेरी लाइकिंग में कौन है। देखें, आमिर गए, अच्छी बात है, आमिर इज़ अ गुड चॉइस, इसमें कोई शुबा नहीं है। आमिर ये 4 ओवर के बॉलर में आपके सबसे बेहतर है, नई गेंद पुरानी गेंद। और सुहेल तनवीर, वो आपने जुल्म किया, सुहेल तनवीर दुनिया की लीग खेलते हैं यार, अभी भी आपके PSL के बेहतरीन बॉलर थे, आपके नेशनल T20 के बेहतरीन बॉलर थे, आपने उनको शामिल नहीं किया। देखें, यहाँ नाइंसाफियाँ दिखाई देती हैं आपको। एक जानिब आप कहते हैं कि जी हम यंगस्टर्स की जानिब जा रहे हैं, भाई यंगस्टर्स की जानिब जा रहे हो तो फिर तो यंगस्टर्स तो खासे वहाँ पर मौजूद थे। मूसा भी है वहाँ पे, शाहीन शाह अफरीदी भी है वहाँ पे, नसीम शाह भी है वहाँ पे, हसनैन भी है। तो तुम ट्राई करते हो हसनैन यंगस्टर्स के साथ। लेकिन चूंकि आमिर की लाइकिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आमिर बुरे बॉलर है, आमिर की लाइकिंग है। हारिस रऊफ का अब टेस्ट आ गया, दोबारा से क्लियर आ गया। अब आप जो है वो, आमिर का तो नाम नहीं था 29 खिलाड़ियों में, हारिस रऊफ का जब ये नेगेटिव आ गया, सेकंड टेस्ट भी आज हो गया, अगर वो भी नेगेटिव आ जाते तो वो भी फ्लाई करेंगे। तो जॉय ट्रिप पे जा रहे हैं, इसका मकसद है आपके पास खिलाने की तो गुंजाइश है नहीं उनको। बिल्कुल नसीम साहब, पहले ही से ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये पूरा दस्ता, ये पूरी बारात जो है एंजॉय करने इंग्लैंड लेकर गया है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर डोमेस्टिक में जो लाने की तैयारियां की हैं, लाने का कहा है, तो ये वाकई है या फिर साबिक क्रिकेटर्स को चुप कराने की एक और चाल है। फिर जो होल्डर हैं वेस्ट इंडीज़ के कप्तान, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खबरदार किया है, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। और यूनुस खान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो नसीम राजपूत साहब यूनुस खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितने मुतासिर हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नर काउंसिल की मीटिंग के हवाले से, जो आखिरी लम्हात में कैंसिल कर दी गई थी। और इस पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ने वजाहत की, उसमें ये बात की गई, ये बात बताई गई कि जो PSL फ्रेंचाइज थी, उन्होंने स्पॉन्सरशिप के मुआहदे लाने थे जो कि वो नहीं ला पाएँ। लेकिन ज़राए बताते हैं कि जो हमारे दोनों बड़े ओहदेदार हैं वो इंग्लैंड में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे, जिसके बायस ये मीटिंग जो है कैंसिल की गई। नसीम राजपूत साहब, आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं। और आज ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो PSL की फ्रेंचाइज है, उन्होंने मिलकर एक एहतजाजन ख़त भी लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बिल्कुल, और सख्त किस्म का ख़त लिखा है मोहसिन, और ये राइट है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान सुपर लीग जब खड़ी की गई थी ना, उस वक्त लोग नहीं आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उस वक्त नजम सेठी साहब मना कर लेकर आए थे इन तमाम लोगों को, और जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनको नहीं पता था ये इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान के लिए पैसा लगाया था। नंबर 1, नजम सेठी साहब का दौर चाहे जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग उनके क्रेडिट पे इतना बड़ा फैसला है कि उनकी तस्वीर इतनी बड़ी करके लगा दो कि एक ऐसी प्रोडक्ट बना दिया आपने कि जो साल में आपको अरबों में पैसे कमा के देने के काबिल हो गई है। बिल्कुल। तो फिर आपका जो बड़ा खर्चा है ना, वो एक PSL निकालने को तैयार बैठी हुई है। और ये जो बाकी फ्रेंचाइजर्स है ना, इनकी इतनी इज्जत करो कि इन्होंने आपके लिए जो रोल प्ले किया, आप तो उनकी इंसल्ट कर रहे हो। आप उनको मीटिंग का टाइम देते हो, और टाइम देने से आप मीटिंग के टाइम
से पहले जो है पता चलता है जो हमारे इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो बर्मिंघम चले गए अपने घर में छुट्टियां मनाने को, और जो परमानेंट रेजिडेंट है इंग्लैंड के हमारे चेयरमैन एहसान मानी साहब वो तो 1 महीने पहले उसी फ्लाइट से चले गए थे जो चार्टर्ड फ्लाइट खिलाड़ियों को लेके गई थी। यानी आप इस प्रोडक्ट को इज्जत दो, इन लोगों को इज्जत दो, आप इनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुल्म करोगे, इसलिए जुल्म करोगे कि यार वो कमा के दे रहे हैं तुम्हें, अगर वो अपना हक मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें हमारी आमदनी नहीं हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकरीबन 4 अरब से ज़्यादा रुपए जो है वो सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग से कमा चुका है। तो ऐसे में वो फ्रेंचाइज के जो इस वक्त बहुत मुश्किलात से दो चार दिखाई दे रही हैं वो अब तक स्टेबल नहीं हो सकी हैं, तो फिर इस प्रोडक्ट को स्टेबल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी सपोर्ट करनी होगी और हर तरह से सपोर्ट करनी होगी। ये पाकिस्तान सुपर लीग बनी बनाई मिल गई है इन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को। आपने पहले बेरोजगार कर दिया क्रिकेटर्स को, डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म करके रख दी, तबाह करके रख दिया। अब आप एक नया लॉलीपॉप लेकर आए हुए, नया लॉलीपॉप ये कि रिटायर्ड क्रिकेटर्स को, आपने अच्छी बात की मोहसिन, अभी जो आपने सवाल उठाया था कि रिटायर्ड क्रिकेटर्स को जो है वो आप जिम्मेदारियां देंगे, मैच रेफरी की, अंपायर्स की, यानी जो करंट क्रिकेटर्स हैं, जो मुस्तकबिल हैं, आप उनको उठा के साइड में फेंक दो और जो रिटायर्ड हो चुके हैं आप उनको भाई आप भी ये समझते हैं कि दाना डाला जा रहा है साबिक क्रिकेटर्स को ताकि वो तनकीद ना करें इनके स्ट्रक्चर पर, इनकी हरकतों पर? सिंपल सा लॉलीपॉप है। आपको पता है हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बजट कितना है? इतना तो पाकिस्तान सुपर लीग का नहीं है। 1 अरब 81 करोड़ रुपए बजट है हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, जिसमें डोमेस्टिक भी होनी है, तो पैसा तो इतने। अब दूसरे अंदाज से देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप 6 टीमों से 7वीं टीम कर सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप करी नहीं आपने हिम्मत की बात करी, हमने देखा कि भारत ने पूरी तरीके से प्लान किया, अब वो अपनी आईपीएल यूएई में कराने जा रहे हैं, लेकिन हमारी पीएसएल के बकिया 4 मैचेस का पता ही नहीं चल रहा कि होंगे नहीं होंगे। पेशावर में आपने मैच कराने का कहा है, लेकिन वहाँ के स्टेडियम की हालत अगर आप देखें तो वहाँ का स्टेडियम काफ़ी ऐसी हालत में नहीं है कि वहाँ पर मैचेस कराए जा सकें। क्या एक मर्तबा एहसान मानी ने या वसीम खान ने जाके देखा अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर का क्या हाल है? क्या किसी ने जाके विजिट किया वहां पे कि डायरेक्टर जो इंटरनेशनल है, क्योंकि आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स आके खेलते हैं, ठीक है, पाकिस्तान का इवेंट है, जाकिर खान गए या नदीम खान साहब गए वहाँ पे, जाके विजिट किया कि अब जब चंद महीने रह गए तो वहाँ की स्टेडियम की सूरत हाल क्या है, कम से कम जाके एक नज़र जायज़ा ले लें? कोई नहीं गया। इसका मकसद यह है कि आप ठंडे कमरों में बैठ के एंजॉय करें, एक पेपर ला के रख लें उसके ऊपर, जी ये हमारा प्लान है। आपने जो किया, जो क्रिकेटर्स को बाहर किया और आप वेटरन्स को लेके आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी लॉलीपॉप है जो आपके मुंह में चली जाएगी तो फिर आप खिलाफ बोलेंगे ही नहीं। और ये एक प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी खूबसूरती के साथ कर लिया, क्योंकि वो नहीं कर सकते, वो 6 से 8 टीमें नहीं कर सकते, उनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, ना बात करने की हिम्मत है कि जाके कम से कम किसी को कायल करने में कामयाब हो जाए। सारा मुल्क एक तरफ है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जगह पे बैठा हुआ है। नसीम भाई, आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मौजूदा सेटअप है वो खुद को बचाने के लिए ज्यादा काविशें कर रहा है, काम कम कर रहा है, कंट्रोल करना चाह रहा है लोगों को, खरीदना चाह रहा है लोगों को? ड्वेल नेशनैलिटी के चक्कर में तो बड़े बड़े मुश्किलात में पड़े हुए इस वक्त मुल्क में, अंदाज़ा होना चाहिए बहुत सारे लोगों को। और ये ड्वेल नेशनैलिटी जो है वो कहीं ना कहीं मज़ीद नुकसान पहुंचाएगी। एक हमारे बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट दोस्त हैं, आज उनका मैं ट्वीट भी देख रहा था, उन्होंने भी ये बात लिखी हुई थी कि ड्वेल नेशनैलिटी कहीं ना कहीं असरअंदाज होगी। और फिर सबसे बड़ी चीज़, वो दर्द ही दिखाई नहीं देता। देखे ना, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइजर्स बात कर रही हैं, और आपने एक और बात की थी वो रह जाएगी, 4 मैचेस होने चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अली तरीन ने ये वाली बात कही कि मैचेस होने चाहिए, बाकी टीमों का भी हक है, क्योंकि मैचेस नहीं होते हैं तो अली तरीन जो है वो PSL 5 की ट्रॉफी उठाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो टॉप पर है टीम। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि क्या कसूर है भाई लाहौर कैलेंडर्स का, क्या कसूर है बाकी टीमों का? नसीम भाई, ऐसी भी इत्तलात हैं कि अली तरीन मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट से नाराज हैं। देखिए, मैनेजमेंट तो वो रिश्तेदार हैं आपस में, मैनेजमेंट तो वो मिलके चला रहे हैं। लेकिन ये एक सवाल है कि अब अली तरीन साहब मुल्तान सुल्तान्स के साथ होंगे या नहीं होंगे, या जिस तरह इससे पहले साल में शॉन ग्रुप था वो छोड़ के चले गए,
फिर जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे ने टीम खरीद ली, लेकिन इस वक्त जो जहांगीर तरीन साहब खुद भी मुल्क में नहीं है, क्या वो इस टीम को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? वैसे बड़ी हैरान कुन बात है कि 65 करोड़ 62 करोड़ की टीम खरीद रहे हैं। भाई इतनी मार्केटिंग करोगे कहाँ से? ऐसा शौक़ कौन सा है कि भाई आप 30-30 40-40 करोड़ रुपया साल का जो है वो सिर्फ अपने शौक़ के ऊपर लगा रहे होगे? मैंने पहले भी बात कही थी, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि ये एक आम आदमी के बस की बात दिखाई नहीं देती। बिल्कुल एक आम आदमी के बस की बात दिखाई नहीं देती। लेकिन नसीम भाई, कुछ रोज़ कबल एहसान मानी साहब ने बयान दिया था पॉडकास्ट के ज़रिए। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। तो आप समझते हैं कि पैटर्न इन चीफ होने के नाते इमरान खान साहब को ये बुरी हालात जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहे हैं, इन पर नज़रसानी करनी चाहिए? देखिए, इमरान खान साहब की अपनी बहुत मसरूफियत है। अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अब वो किसी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा नहीं है या कोई क्रिकेट टीम नहीं चला रहे। इमरान खान साहब के पास करने के लिए बहुत सारे काम है। इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ आरा आपके सामने आती रहती हैं, या जो इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत हाल है, ऐसे में क्रिकेट तो बहुत पीछे रह जाती है। और एहसान मानी साहब ने क्या बात कही कि अब तक उन्होंने सिर्फ 5-5 मिनट की 3 या 4 मीटिंग्स का टाइम दिया, इससे ज़्यादा उनकी मुलाकात ही नहीं हो सकती। और उन्होंने ये भी बात कही थी कि वो डोमेस्टिक में गैर मुल्की खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं। आप एहसान मानी साहब को बोलें कि ये ख्वाहिशात अपनी जेब में वापस संभाल के रख लें या अपने दिमाग तक ही महदूद रखें। आप जब इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो फिर ये कौम हंस रही होती है कि आप बात क्या कर रहे हो। यहाँ पे आप डोमेस्टिक क्रिकेट आपसे संभल नहीं रही है, आप 6 टीमों की बात कर रहे हो, आपको एक सिंगल स्पॉन्सर नहीं मिल रहा जिसमें आपके मुल्क की पूरी टीम खेल रही है। अब यहाँ बोर्ड में भी गैर मुल्कियों को लाने पर तुले हुए 6 टीमें खेल रही हैं। देखिए भाई, गैर मुल्की आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एहसान मानी साहब इतना आसान काम ये नहीं है। सबसे पहले तो आपको देखें, फ्रेंचाइजर्स इतने पैसे खर्च करते हैं तो फिर बाहर से खिलाड़ी लेकर आते हैं। सही बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो यहाँ तो आप अपने खिलाड़ियों के पैसे रोक रहे हैं ना, डिपार्टमेंट बंद करके आप अपने खिलाड़ियों को बेरोजगार कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ देखना चाहते हैं। डिपार्टमेंट की आपने बहुत ही जुल्म किया है। मैं आपको बताऊं, डिपार्टमेंट्स के हवाले से बिल्कुल नसीम भाई, मेरा वक्त खत्म हुआ। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। इमरान खान के हवाले से भी आपने बहुत ज़बरदस्त बात की और एहसान मानी के हवाले से जो पॉडकास्ट के जरिए उन्होंने बयान दिए थे उस पर भी अच्छा तज्जिया किया। पूरा प्रोग्राम में आपके साथ मज़ा आया। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया और यकीनन हमारे नाज़रीन को भी आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को खुदा इजाज़त दीजिए। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।